इन 22 लोगों के जो ख़ानदान हैं उनकी ज़िंदगी मामूल में कब आएगी न जाने। ये सोच के भी खौफ आ रहा है, वो मनाजिर देख कर भी खौफ आ रहा था कि गाड़ियों में जिस तरीके से लोग सफोकेट करके इंतकाल कर गए थे। अब सूरत हाल बनी क्या? अब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सूरत हाल बनी कैसे? ये तमाम तर मामला हुआ कैसे? जब लोग फंस गए थे वहाँ पे तो फिर जो सयाह थे वो होटल के कमरों के किराए के हवाले से क्या कह रहे थे? हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, इन लोगों की ज़बानी आप सुनी। 3 दिन हो गए हम गाड़ी में ही हैं। गाड़ी यहाँ पे स्टीला, ये बर्फ देख सकते हैं आप, कितनी बर्फ पड़ गई, इतना बुरा हाल है। रूम्स के रेंट भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है। गाड़ियाँ आगे भी स्टील है, पीछे भी स्टील है, यहाँ से आप जा नहीं सकते। 100 फुट का एरिया है और देखें क्या हैशर बना हुआ है। एक मशीन वाला ना NHA वाले मान रहे हैं और ना ये महकमा हाईवे वाले कहते हैं जी हमारा इलाका ही नहीं है, ये कोई गैर इलाका है यहाँ पे। तो ये सारी मुश्किलात आपने देखी कि ये सयाह किस तरीके से बता रहे हैं, कितने फिरोशियस ये मनाजिर हमने देखे और यकीन नहीं आता है कि ये लोग अपने ही मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं, ये लोग अपने ही मुल्क में सयाहत के लिए गए हैं। क्योंकि जब हम दीगर कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें सारी जो है वो अपना चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, लेकिन ये हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने लोग हैं। यहाँ पर होटल्स के जब इतने किराए बढ़ा दिए जाएंगे, जब इन्फ्लेशन यहाँ तक पहुँच जाएगी तो सोचने वाली बात है कि ये लोग जो हैं ये क्या करेंगे। ऑब्वियसली ये गाड़ियों में बैठेंगे, जब गाड़ियों में बैठेंगे तो यहाँ पर वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं होगा, बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा बर्फबारी है। और इसके अलावा लोगों के जहनों में ये चीज़ होती है कि हमारी अपनी कंट्री है और हमें कोई ना कोई रेस्क्यू तो कर ही लेगा। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है राजा इरफान साहब ने, चेयरमैन मरी होटल एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ज़रा सबसे पहले ये बताइएगा कि मरी में कितने होटल्स हैं और कितने सयाहों की गुंजाइश है वहाँ पर, और ये भी ऐड ऑन कर दें कि मरी में कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस मुश्किल घड़ी में आप हमारी आवाज़ बने। हुआ इस तरह की टोटल होटल जो है वो तकरीबन 450 के करीब है, जिसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बीच में है। और स्याह जो आए हैं 1,25,000 30,000 गाड़ी एक दिन में मरी पहुंची है। तो मरी में जो गुंजाइश है पार्किंग की सिर्फ 4,000 गाड़ी की गुंजाइश है और बाकी रोडों में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो असल में ये स्नो फायरिंग का जो स्पेल चल रहा था 4-5-6 दिन से, इसमें अगर टोटल हम गाड़ी लगाएं तो कम से कम 4-4.5 लाख 4-5 दिनों में गाड़ी मरी में दाखिल हुई है। चलिए बड़ा साहब, ये तो बताएं ना कि जो होटल मालिकान थे, जब ये तमाम तर मामलात हो रहे थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। कहीं ट्रेन रुक गई, ट्रेन को हादसा पेश आ गया इंटीरियर सिंध में, वहाँ के लोग झुग्गियों वाले वो कूलर ले के पहुँचे हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। अगर कहीं और इस तरह का, अभी रिसेंटली फ्लैश फ्लडिंग हुई फेरी मेडोज़ में ऊपर, लोग तत्तू गांव से निकले हैं और वहाँ पे लोग पहुँचे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद लोगों को 24 घंटे पैदल चलाने के बाद नीचे रायकोट तक वो लेकर गए। मुझे ये बताएं, यहाँ जब ये वाक़या हुआ तो होटल मालिकान ने होटलों के दरवाजे खोलने के बजाय डबल नहीं किए किराए, 400 रुपये 400 इजाफे के साथ उन्होंने ये तमाम तर काम किए। एक कमरे का 50 से 70 हज़ार रुपये किराया मांगा गया। क्या कहेंगे इस पे आप? इंतहाई मन गलत बातें होती हैं कि ये हो गया वो हो गया। हाँ, महंगाई के तनासब से देखा जाए तो मरी में इतनी महंगाई नहीं है। और आप लाहौर से देख लें, कराची से देख लें, तो मरी एक सस्ता शहर है खाने पीने के भी लिहाज से और कमरों के लिहाज से भी। अगर कहीं किसी के अच्छे क्लास के कमरे हैं, स्वीट हैं, उसके 3-4 कमरों के, तो वो अगर 20-25-30 हज़ार ले रहा है तो वो भी ज़्यादा ही है। लेकिन मैं चेयरमैन होटल एसोसिएशन के ओहदे से मैंने कल एक गामी इजलास बुलाया मरी में, जिसमें ये तय किया जाएगा कि ऑनलाइन बुकिंग होगी। ऑनलाइन से मुराद ये कि जब किसी को अपना किराए पे अपना जहन बना लेगा कि मैं मरी जा रहा हूँ और 20,000 रुपया मैंने रेंट दे दिया हुआ है और मेरी ऑनलाइन बुकिंग है, तो इसमें मेरा ख्याल नहीं कि फिर कोई होटल वाला मनमानी कर सकेगा। लेकिन ये प्रायोरिटी तौर पे इंशाल्लाह हम पहले इसी पे काम करेंगे। जी सर, हम तो आपको सुनवा रहे हैं कि सयाह क्या कह रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि खाने पीने की अशिया महंगी कर दी गई थी। अंडे सर, अंडे के 200 से 300 रुपए मांग रहे थे सर। इस बारे में क्या कहेंगे सर आप?
एक अंडे के सर? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आए और उसे दाखिल ना होना दिया जाए। हम सारे मुसलमान हैं, एक ये जज्बा तो हर इंसान के दिल में होता है। और ये जो नुकसान हुआ है, यकीन जानिए कि मरी वालों के लिए ऐसा है कि जैसे उनके खानदान में से कोई बंदा चला गया है। हमें इतना दुख है। और कोई भी अपना कारोबार रोजगार खराब नहीं करना चाहता। और मुहिब वतन, मुहिब शहरी होने के नाते मैं आपको बताता चलूं कि कल आर्मी बाद में पहुंची और मरी के लोग जो वहाँ के रिहायशी थे, जिस के साथ के मुताबिक वो कर सकते थे उन्होंने किया, स्याहों को लेकर। लेकिन जो स्याह यहाँ फंसे, कोई भी शख्स गाड़ी रोड पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और उसका यही हुआ कि वो गाड़ी में रहे और गाड़ी सर्दी की वजह से कम लोगों की डेथ हुई है। ये जो ज्यादा अपना डेथ हुई है, ये सफिकेशन की वजह से हुई है। क्योंकि जब अंदर हीटर लगा के शीशे चढ़ा दिए तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वो मजे के अपनी थकावट के तारते हुए थोड़ी गर्म होते हुए और मौत की आगोश में चले गए, जिसका फिर से कह रहा हूँ कि इंतहाई दुख है। और मैं अब क्या कहूँ कि मरी वालों के लिए तो एक ना भूलने वाला वाक़या है, क्योंकि इससे पहले मरी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तमाम होटल्स रेस्टोरेंट को कह दिया था कि वो खाना भी फ्री में दें और कमरे भी फ्री में दें, और जिनके पास किराया नहीं है तो किराया भी हम देंगे, जहां तक वो उन्हें पहुंचा सके, उन्हें फैसिलिटेट कर सके, इंशाल्लाह करेंगे। और ये अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाल्लाह कल हम भरपूर तरीके से होटल स्टेशन की मीटिंग करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है। और दूसरी ये बात कि मरी में इस वक्त जो 35 से 40% जो मालकान है ना होटल के, वो तमाम बाहर से हैं। कुछ लाहौर से हैं, कुछ कराची से हैं, कुछ फैसलाबाद से हैं। मरी के मुकामी लोग जो हैं वो 35 से 40% लोग जो बिजनेस कर रहे हैं। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के मेहमान नवाजी कूट के भरी हुई है। और ये जो आप कह रहे हैं अंडे का, मैं भी किसी ढाबे पे हो सकता है, किसी आप रेस्टोरेंट अच्छी जगह बता रहे हैं 200 का, ऐसी बात नहीं, लेकिन हो सकता है पठान है, बच्चे वो बाल्टियों में लेके घूमते रहते हैं। अब उनको तो नहीं आदमी चेक कर सकता कि यार ये क्या करा क्या नहीं करा। और फिर जिसने 5-6 अंडे लेने हैं वो 500-600 को नहीं देखेगा। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, देखें अब बात ये होती है कि आपने कहा पहली मर्तबा हुआ है, ये पहली मर्तबा हुआ है कि वहाँ पे सयाहों के साथ बदतमीजी हुई है, पहली मर्तबा हुआ है कि उनको वहाँ मारा पीटा गया है, खातीन को सदोकोप किया गया है वहाँ पे। राजा साहब, ये हाथ जोड़ के बड़ी मेहरबानी हक़ाइक़ को इधर उधर ना करें। होटल के किराए भी बढ़ाए गए, आप कह रहे 20-25 को ले रहे हैं तो वो ठीक है, 50-50, 70-70 हज़ार लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनसे मांगे गए। लोग होटल के बाहर फंसे हुए थे, यहाँ तक भी हमने देखा है कि सयाहों को होटल से बाहर निकाल दिया गया। एग्जैक्टली जी, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत असर दिया जा रहा है। मैं मान रहा हूँ कि जहाँ अगर 3-4 कमरों का एक स्वीट रखो, 8-10 लोगों को फैमिली के लिए दे रहे हैं, तो वो अगर 25-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ आपको कि पूरी पीक सीजन में, गर्मियों के या सर्दियों में, आप चेक भी कर सकते हैं कि जहाँ अगर 20-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं तो वहाँ 2-3-4 हज़ार रुपये भी कमरे का तो लोग ले रहे हैं। और सौदे भी वही दे रहे हैं, गर्म पानी दे रहे हैं, हीटिंग का सिस्टम हुआ है वो दे रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है कि 40 हज़ार रुपये कमरों का एक डबल बेड का कोई ले रहा है, ये गलत है। और ये कि होटलों से नज़दीक ये जितना भी नुकसान हुआ है, ये एक वीरान जगह पे आपको मिला है। और ऐसी जगह वीरान पे जहाँ से आप गर्मियों में भी घुसे ना तो आपको ठंड महसूस होगी। वो इलाका, वो जगह है ही ठंडी। तो ये गलत तासर दिया जा रहा है कि होटल के करीब, और जब होटल में जो आए तो उसे धक्के देकर बाहर निकाला गया। अगर ऐसी कोई चीज़ किसी के पास है तो मैं जिम्मेदारी ये लेता हूँ चेयरमैन होटल एसोसिएशन मरी के हवाले से कि जिस किसी के होटल के बारे में ऐसी बात आई तो मैं इंशाल्लाह महकमाना तौर पे भी मैं सबसे मिल के उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा ताकि आइंदा वो ऐसा काम ना करे। और इतनी इबरतनाक उसे इंशाल्लाह इसकी सज़ा मिलेगी। बिल्कुल 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 सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ है, जबकि हमने तो आपको फैक्ट्स भी बताए हैं, लोग खुद अपने मुंह से वहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। सर, अब हम ये चाहते हैं कि जो हो गया, जो गलती हो गई वो दोहराई ना जाए।
15 जनवरी को बर्फबारी का अगला स्पेल भी आ रहा है, डेफिनेटली सैयाह आएंगे, तो सर क्या इकदाम कर रहे हैं? अगला जो स्पेल आ रहा है इस बारे में भी हम आगाह हैं और आगाही में भी अब सोशल मीडिया पे जारी है। और ये भी है कि आप रोक नहीं सकते किसी को। अगर 4,000 गाड़ी की पार्किंग है तो 4,000 से मुराद ये कि आप 400 कम होगा। और यहाँ जो लोगों के 400-450 होटल हैं, इनमें बंदों की कैपेसिटी जो है वो लाखों में आती है, फैमिलीज लाखों में आती हैं, जो 2, 4, 6 लोग फैमिलीज के आते हैं इनके लिए। और फिर ये यहाँ जो अगला स्पेल आ रहा है इसके बारे में सबसे पहली तो बात ये कि हम उन तमाम दोस्तों भाइयों को खुशअमदीद कहते हैं जिनने मरी का रुख किया है या रुख करेंगे। टोल प्लाजा पे हमारे नंबर दिए गए हैं, किसी को भी कहीं कोई परेशानी आती है, किसी भी शख्स से अगर कोई किराया ज्यादा लिया जाता है, किसी के साथ कोई किसी किस्म की ज्यादती होती है, तो इन नंबरों पे मिस कॉल दें, कॉल हम वापस करेंगे। और जहाँ जिस किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती हुई हो तो इंशाल्लाह ऑन द स्पॉट उसका इजाला होगा। और ये हम साबित करके रहेंगे कि हम मरी वाले जो हैं, मरी वाले पैसे से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे हमारे साथ और आप वो सारी बातें कर रहे थे कि जो शायद पहली बार अगर कोई शख्स सुनेगा तो वो यकीनन बोलेगा कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो लोग जो साल, क्योंकि मरी अभी तो नहीं पैदा हुआ ना पाकिस्तान में, मरी इससे पहले भी था पाकिस्तान में, मरी में इससे पहले भी इस तरह के हालात थे। माजरत के साथ अगर आप वहाँ पे एक पत्थर पे बैठ के तस्वीर खिंचा लें तो 10 रुपए आपसे मांगने आ जाता है। ये वो चीज़ें हैं, मी बीइंग अ ट्रैवल लवर मैं नहीं कहना चाहता है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं, 22 लोग मर जाएं तो उसके बाद भी अगर हम ये बातें ना करें तो हम पे भी तोहफ़ है और उन लोगों पे भी तोहफ़ है जो इंतज़ामिया से, उन लोगों पे भी तोहफ़ है कि जो बैठ के हमारे साथ ये बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हम एक बहुत ही मुनफरिद सी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। जब भी लफ्ज़ कैंसर हमारे जहनों में आता है तो इससे जुड़े बहुत सगमाज हमारे जहन में आ जाते हैं और हम में से वैसे तो दुआ यही होती है कि कभी किसी को ये बीमारी, किसी के जानने वाले को, इनफैक्ट किसी के दुश्मन को भी इस तरह की चीज़ ना लगे। हाँ, लेकिन जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को यह आर्ज़ा हो जाता है और यकीन माने कि जब उनका चेहरा देखते हैं वो मुस्कुराहट उनकी वैसे ही होती है लेकिन उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। ऐसे में कराची की आर्टिस्ट सारा वज़ीर, उन्होंने कैंसर पेशेंट्स जो बच्चे हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना का एक अनोखा तरीका ढूंढा है। कैसे, ज़रा पहले हम देख लेते हैं, उस पर फिर इस पर बात भी करेंगे। हाँ, ये हम विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। सी, ये सारा वज़ीर हैं जो कि एक मुख्तलिफ सी चीज़ कर रही हैं, बिल्कुल एक बहुत यूनिक सी चीज़ है। अब इनको ये आइडिया कैसे आया और किस चीज़ ने ट्रिगर किया कि सारा वज़ीर ये करें, तो हम कितना बताएं, सारा वज़ीर अब खुद बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। सारा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू नया। कैसी हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर। अच्छा सारा, मुझे ये बताएं कि क्या ट्रिगर किया आपको, ये आपने कब से ये काम शुरू किया एंड व्हाई दिस? बेसिकली मेहंदी तो मैंने बचपन से लगाना शुरू करी थी, बट वाई henna crowns around 10 years ago मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच किया था। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था henna heals, they were based in Toronto। वो एक ग्लोबल कंपटीशन करी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू इसलिए हुई थी ताकि टोरंटो में बेस्ड कैंसर पेशेंट्स, एलोपेशिया के पेशेंट्स, किड्स एंड वुमेन अलाइक, उनके हेड्स पे जो है ये क्राउन्स बना सकें। अब आपको पता है जब हम मेहंदी लगाते हैं हमें कितना खूबसूरत फील करता है, राइट? वी फील गुड। यही कॉन्सेप्ट लेके वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए कि भाई जब आपने बाल अपने लूज़ कर दिए हैं इस बीमारी की वजह से, विच इज़ समथिंग वेरी हार्ट ब्रेकिंग, हम किस तरह उन औरतों को, उन बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह उनको बता सकते हैं कि वो अभी भी उतने ही खूबसूरत हैं इवन दो दे डोंट हैव हेयर। तो ये चीज़ वो कर रहे थे उनके बाल, उनके सर पे मेहंदी लगा के। एंड दे अप्रोच्ड मी, मैंने इस ग्लोबल कंपटीशन में हिस्सा लिया एंड माय डिज़ाइन वाज अडैप्टेड एक औरत के सर पर। अब वो जब मैंने देखा इट वाज प्रीटी लाइक लाइफ चेंजिंग, यू नो। मैं कहा ये चीज़ हम क्यों नहीं करते। सो उस समर में जब मैं कराची आई मैंने चिल्ड्रंस कैंसर फाउंडेशन को अप्रोच किया
ईद का वक्त था, ईद पे तो लोग वैसे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं हॉस्पिटल्स में। मैंने उनको अप्रोच किया कि मैं मेहंदी लगाऊंगी बट हाथों पे नहीं, बच्चों के सरों पे। ऑफ कोर्स अब ये बात अच्छे से हजम नहीं होती बिकॉज इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। आप कैसे किसी बच्चे को बोलोगे कि मैं आपके सर पे मेहंदी लगाना चाहती हूँ, यू नो। उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, सर पे आप कैसे मेहंदी लगाओगे। मैंने उनको थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाई और उस वक्त ऑलमोस्ट 10 years ago एक बच्ची राज़ी हुई थी ये करने के लिए। जब मैं उसके सर पे लगा रही थी मेहंदी, उसके अंदर जो इमोशंस थे वो मुझे दिख रहे थे और उसकी अम्मी को देख रहे थे। वो जितनी खुश हो रही थी कि कोई बाहर का इंसान आके उसको मेहंदी लगा रहा है। जब मैंने कंप्लीट कर लिया, उस वक्त बहुत ही सिंपल सा हैना क्राउन बनाया था मैंने उसके लिए। उसमें मैंने थोड़ा सा ग्लिटर डाला। उसने जब अपने आप को देखा, शी वॉज सो हैप्पी। वो इतनी खुश थी कि वो लिटरली घूम रही थी पूरे हॉस्पिटल में और जाके लोगों को दिखा रही थी कि ये देखो मेरे सर पे क्या है। आपने बताया इट वाज अ कंपटीशन जिसमें आपने पार्ट लिया। इससे पहले कि सब आपसे सवाल करें, जस्ट वन लिटिल कमेंट। ये इतनी अच्छी बात है, एटलीस्ट वर्ल्ड इज कम्पीटिंग to make world beautiful rather than running after the resources and all. बिल्कुल। सारा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है जिस तरह से आप बता रही हैं। बताते वक्त आप इतने खुश हैं तो सोचें वो जो बच्चे हैं उनके चेहरों पर कितनी मुस्कुराहट आई होगी। तो क्या रिएक्शन होता है? एक बच्चा जो है ऑलरेडी एक बीमारी में मुब्तला है, ऑलरेडी वो किसी एक चीज़ के अंदर से गुजर रहा है और उसके बाद उसके साथ एक ये यूनिक सी चीज़ होती है। क्या उनके जज्बात होते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं? बहुत खुश होते हैं वो। मैं और कुछ बोल नहीं सकती। They're just very excited, you know, excited कि कोई उनके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है, excited कि वो इतने खूबसूरत लग सकते हैं विदाउट देयर हेयर। यू नो, सोसाइटी में ये होता है कि आपके बालों से आपकी खूबसूरती है, जितने अच्छे बाल होते हैं उन पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। बट जब आपका बाल नहीं होते तो यहाँ पे लोग विग्स पहनते हैं, स्कार्फ्स पहन लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप से वो अशेम फील करते हैं, वो एम्बैरेस फील करते हैं, क्योंकि हम उनको एम्बैरेस फील कराते हैं, राइट? अगर वो ऐसे ही चले जाएं बॉल बाहर, लोग उनको अजीब सी नज़र से देखेंगे। That's the thing, Sara. Basically, I underwent this thing, ठीक है? And I know कि लोग जिस तरीके ये जिसको हुआ होता है ना, शायद उसको इतना भी फील नहीं होता जितना लोग करा दें। उनको फील कराते हैं। For the people to understand कि भाई अगर ये चीज़ हो गई है तो इंसान वो भी हैं, वो भी इस तरह जीते जागते हैं। जो लोग उनका मजाक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो अजीब तरीके से देखते हैं कि उनको पता है कि आपकी कितनी सांसें बाकी हैं। तो जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें बढ़ानी है, एटलीस्ट उनको जस्ट गिव देम अ स्माइल। बिकॉज माय फादर यूज्ड टू कवर हिज फेस, और मुझे उस वक्त बड़ा बुरा लगता था कि क्यों आइडेंटिटी छुपाएं अपनी। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सारा आपने ये सारी चीज़ें की, व्हाट्स नेक्स्ट? आप क्या करना चाहती हैं? अगर ऐसे मतलब ये हमारे बहन भाई बच्चे हम इनको खुश रख सकें, तो वो कहते हैं ना कि आधी बीमारी तो खुश रहने से, बिल्कुल मुस्कुराने से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से दूर होती है। आप मजीद इस स्टेप को कहाँ लेके जाना चाहते हो? इन एवरी हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, एब्सोल्युटली, एंड नॉट जस्ट मी। ये करके यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है मेहंदी आर्टिस्ट की, हैना आर्टिस्ट की, कि मुझे इतने सारे लोगों ने अप्रोच किया कि हम आपके साथ ये करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट जिस हॉस्पिटल में जाएं प्लीज़ हमें भी साथ ले जाएं। तो इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स द फैक्ट कि लोग अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, बस हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अच्छा, उसमें ये भी एक क्वेश्चन निकल सकता है, जिस तरह हमारे यहाँ होता है, मुझे तो नहीं पता, ये आप लोगों को खातिन को ज़्यादा पता होगा, कि वो कोई केमिकल वाला लगा देते हैं तो ये चीज़ हो जाती हैं, तो वो फिर कहीं इनके साथ इस तरह ना हो, तो हाउ टू एंश्योर दिस? बिल्कुल, तो एक्चुअली अगर हम किसी हॉस्पिटल को अप्रोच कर रहे हैं, I would only do so with my natural cones. ठीक है, अगर कोई आर्टिस्ट जाके इन बच्चों के ऊपर वो केमिकल से भरी हुई कोन्स यूज़ करता है तो वो इमेजिन उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने की बात है। तो आई होप कि ऐसी हरकत कोई करेगा नहीं। ठीक है, मैं जो कोन्स बनाती हूँ वो 100% नेचुरल हैं, मैं घर में बनाती हूँ खुद, फ्रॉम द मेहंदी पाउडर, लीमू, चीनी, एवरीथिंग। एंड आई नो कि कौन से ऑयल्स इन बच्चों के लिए थोड़ा डैमेज हैं या हार्मफुल हैं। तो जब इनके लिए मैं मेहंदी बनाती हूँ, मैं सिर्फ लैवेंडर ऑयल यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई नो दैट्स प्योर एंड दैट्स वेरी सेफ। दैट्स सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, दैट्स सेफ फॉर किड्स। उससे उनको कोई हार्म नहीं, नुकसान नहीं पहुँचेगा। और जब आप इतना अच्छी एक डीड कर रहे हो तो आप क्यों चाहोगे कि आप उनको इतना सा भी नुकसान पहुँचाओ? तो ये चीज़ हमें बहुत केयरफुल रहनी होगी। इवन इन हॉस्पिटल्स दे हैव टू बी केयरफुल
ईद पे भी जब वो मेले लगाते हैं 90% ऑफ द टाइम वो केमिकल कोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको अवेयरनेस नहीं है। बट अब जब अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इन मीडिया के चैनल्स के थ्रू, तो आई थिंक दे शुड बी रियली रियली केयरफुल कि आप इन बच्चों को जिन चीज़ों से एक्सपोज कर रहे हो वो आप सही मटेरियल, सही इंग्रेडिएंट्स, सही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। बिल्कुल। अच्छा सारा, मैं आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि एक तो आप माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड हैं और फिर टैलेंट का सही इस्तेमाल करना और टैलेंट का इस्तेमाल लोगों की खुशी के लिए करना, ये एक बहुत बड़ा प्लेजर होता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने खुद कहा कि बहुत ज़्यादा है ना आर्टिस्ट हैं और वो लोग भी आपसे उन लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने पूछा कि हम भी ये काम करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी गुड। क्योंकि हमने मेहंदी को हाथों के ऊपर लगते हुए देखा है, हमने मेहंदी को पाँवों के ऊपर लगते हुए देखा है, ऑब्वियसली शादियों पे, ईद पे आप लगाते हैं, लेकिन ये मेहंदी ऐसे बच्चों की खुशी का बायस भी बन गई है बिकॉज ऑफ यू। जो बच्चे ऑलरेडी कैंसर से जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं, जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, तो जो पेरेंट्स हैं वो आपको क्या कहते हैं? और कितने ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने शुरू में ये कहा कि नहीं, व्हाट आर यू डूइंग दिस, नो 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 नो, वी कांट डू दिस, स्कैल्प पे मेहंदी। बिल्कुल, एक्चुअली 99% पेरेंट्स यही कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो गांव से आए हैं, सब डिफरेंट इलाकों से आए हैं, ठीक है। उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मेहंदी किसी और तरीके से भी यूज़ हो सकती है। एक्चुअली एज अ फुल सोसाइटी हम मेहंदी को बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें होता है बस मेहंदी से हाथ शादी के वक्त लगा लिए। एक्चुअली ये बाहर रह के, बाहर लोगों से इंटरेक्ट करके, एक्सपोजर मिलके, मैंने भी यही रियलाइज़ किया है कि मेहंदी एक एक्चुअली बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खूबसूरत एक मैजिकल टूल है। आप उसको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको इतनी सारी उसकी एप्लीकेशंस हैं कि हम तो सिर्फ उसका 1.1% यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। यू नो, देयर इज सो मच दैट कैन बी डन विद इट, एंड द फैक्ट कि आई कैन डू दिस, एंड ऑनेस्टली हमेशा यही होता है, मैं एक हॉस्पिटल में जाके करती हूँ, काफ़ी हाइप क्रिएट होती है, उसके अराउंड काफ़ी मीडिया होता है, एंड देन एवरीथिंग डाइज डाउन। आई ट्राई टू अप्रोच द नेक्स्ट हॉस्पिटल और वो फिर से बंद दरवाजे मिलते हैं। सही। अब मैं वाकई चाह रही हूँ कि इसके थ्रू, इस BBC की जर्नी के थ्रू मैं ज़्यादा हॉस्पिटल्स को अप्रोच कर सकूँ और वो बहुत ही खुले दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को अपना सकें। आई होप कि हमारा आज का एंडीवर आप में आपको कामयाब रहेगा। इन द एंड थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बिकॉज यू नो किसकी क्या स्टोरी होती है, और ये बीमारी जो है वो गरीब और अमीर में फ़र्क करके नहीं आती। अब कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, जस्ट एज यू टोल्ड ऑफ कैमरा के पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, वो बेचारे किराए के कमरे में रह रहे होते हैं, और कितने एब्सोल्युटली पेनफुल। और उस सारे बीच में अगर डॉक्टर आपको सिर्फ इतना आगे कह दे कि हमने रोक दिया है इसको, या ये कम होता जा रहा है, या रिवर्ट बैक नहीं करेगा, तो उस पूरी फैमिली की खुशी इतनी ज़्यादा होती है। मुझे बताइएगा कोई एक ऐसा लम्हा कि कोई एक ऐसा वाक़या आपको याद हो कि जब आप ये कर रहे हों और करते करते आप जब उस बच्ची ने या उस बच्चे ने आपको मुड़ के देखा उस शुक्रिया वाली निगाहों से, तो वो क्या फील, क्या मोमेंट था, एंड वो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आया वो मोमेंट? आई थिंक आई विल जस्ट बर्स्ट इनटू टीयर्स। नहीं, ऑनेस्टली जब मैं ये करती हूँ बच्चों के लिए, इवन अभी जब हमने इंडस हॉस्पिटल में ही किया था, तो जो एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसने लिपस्टिक लगाई हुई थी, वो पूरी तैयार हुई हुई थी, और वो पूरी तैयार होके आई थी मेरे पास। मैंने मेहंदी लगानी। बिल्कुल। अच्छा, उसने कहा मैंने मेहंदी लगवानी। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं लगा रही, मैं यहाँ लगा रही हूँ। लगा दो। यू नो, शी वाज सो हैप्पी। जब मैं लगा रही थी, हम बातें कर रहे थे, उसने मेरे साथ सेल्फीज ली, और फिर उसने मुझे कहा अच्छा मुझे आपके ऊपर लगानी है। लिटरली शी टर्न अराउंड, चला अच्छा मुझे आपके ऊपर लगानी है। मैंने कहा मेहंदी? कहती है नहीं, मुझे आपके ऊपर लिपस्टिक लगानी है। हाउ क्यूट। तो लिटरली उसने मेरे बैग से मेरी लिपस्टिक निकाली एंड शी वाज अप्लाइंग इट फॉर मी, एंड देन शी एंजॉयड टेकिंग पिक्चर्स विद मी एंड यू नो जस्ट शोइंग हर हेड। और उसने अपनी अम्मा को दिखाया, उसकी अम्मी रो रही थी ऑब्वियसली, बिकॉज वो कहती है इतना खुश मैंने इसको बहुत टाइम से नहीं देखा। एंड जस्ट समथिंग लाइक दैट कि मैंने उसके साथ मुश्किल से 10 मिनट गुजारे होंगे। 10 मिनट मेरी पूरी लाइफ के क्या मायने रखते हैं, बट वो 10 मिनट एक्चुअली इतने प्रेशियस थे कि आई एम रियली होपिंग
मैंने उनसे भी बात करी है कि हम हर 2 महीने, हर 3 महीने पे इस तरह वहाँ जा सकें। एंड नॉट जस्ट मी, अब आई हैव फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने कहा हम आपके साथ चलेंगे, हम इन बच्चियों को पूरा का पूरा एक मेकओवर देंगे जिससे वो पिक्चर्स ले सके। मैं पूछना चाहूँगा, was she? That's her. If you want And look at her. She is literally just applying lipstick for me. और वो खुद भी इतनी खुश थी, और वो देखिए वो पूरी तैयार होके आई थी और उसने चश्मे पहने हुए थे, उसने चश्मे उतार दिए कि नहीं मेरी आईज अच्छी लग रही हैं, उसने पूरा फुल। और ये वाली जो बच्ची थी ये आई थी एक गांव से और इसके अब्बू पिछले 8-6 महीने से यहाँ पर हैं और इसकी 8 मंथ की इसका पूरा प्रोसीजर है। वो इंडस हॉस्पिटल के पीछे ही बस्ती में उन्होंने कहा मैंने एक कमरा लिया हुआ है बिकॉज आई हैव टू ब्रिंग हर हियर एवरी डे। अच्छा, इनको उर्दू नहीं आती थी और मुझे इनकी ज़बान नहीं आती थी, बट द फैक्ट कि मेहंदी की कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है और मोहब्बत और प्यार और मदद की भी कोई लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल, ये दिल से। तो वो जब मैं उसके लिए कर रही थी, उसके अब्बू मुझे कहते हैं कि ये बेटा आप ये जो कर रहे हो ना उसका हम कैसे आपको शुक्रिया करें। मैं कहती आप मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए कि मैं आपके बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ एंड इट्स a pleasure for me. It's an honor for me, honestly. आप आए यहाँ पे, you have given us and the viewers a lesson that a room can cost a few thousand rupees, but happiness doesn't. खुशी का कोई मोल नहीं होता और लोगों की ज़िंदगी में जो आप खुशी ला रही हैं वो तो बिल्कुल ही अनमोल है। हम इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करेंगे टू ऑल द हॉस्पिटल्स कि वो इस तरीके की चीज़ें करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर, थैंक यू। के लोग जो ये काम कर रहे हैं, खुदा ताला से दुआ है कि उनको हिम्मत दे और लोगों को तौफीक दे कि वो मज़ीद आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा इशू होता है पेशेंट्स को लेके कि हम उन्हें दूर कर देते हैं, अपने आप से दूर कर देते हैं। दूर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आप अभी भी उतने ही खूबसूरत हैं जितना कि कोई और। वेलकम बैक। कुछ फार्मिंग की बात कर लेते हैं। अपना उगाएं, अपना खाएं। और क्या आपको सब्जियां उगाने का शौक है? यकीनन होगा, क्योंकि हर किसी को ये शौक होता है, लेकिन ये खासा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो आपके घर में अगर जगह नहीं है तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, क्योंकि साथी एंकर फैसल करीम कराची से चंद किलोमीटर दूर गए थे और वो सब्जियां उगाने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए। बागों में पड़े झूले, आज हम नाश्ता करना भूले। अब हम किसी बाग में भी मौजूद हैं और झूले भी हैं यहाँ पे, और अगर नाश्ता करना भूले फ्रेश कर लें। वाह क्या बात है। वैसे आई एम नॉट अ वेजिटेरियन और मेरी अम्मा जो है उनकी ज़िंदगी बीत गई ये कहते हुए कि बेटा सब्ज़ी खा लिया करो। मैं नहीं खाता, लेकिन एक ऐसी जगह पे मैं आया हूँ जहाँ सब्जियाँ ही सब्जियाँ, फल ही फल हैं, और ये एक शख्स ने उगाई हुई हैं और इतने बड़े एरिया से लेकर एक छोटे से गमले तक सब्जियां और फल और पौधे उगे हुए हैं। अब कराची जो कि कंक्रीट का जंगल है, इस कंक्रीट के जंगल से कुछ किलोमीटर दूर ही ये 6 एकड़ की ज़मीन है और यहाँ पे एक शख्स के जो नेचर लवर है उसने ये तमाम का तमाम तर काम किया हुआ है। अब ये शख्स कौन है और जो लोग रहते हैं हमारे शहर कराची में, या फिर सिर्फ कराची ही क्यों, अब तो हर शहर में तामीरात इतनी हो रही है कि वहाँ से हरियाली सब्ज़ा ख़त्म होता जा रहा है। तो हर शहर में वो लोग जो ये परेशान है कि हाय हाय आज सब्ज़ी महंगी हो गई, यार आज फल महंगे हो गए, अब हम क्या करें। तो आप कुछ ना करें, आप ये गोभी उगा सकते हैं, आप ये मिर्च उगा सकते हैं और गोभी और मिर्च का सालन बना के बेहतरीन रोटी के साथ खा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी छोटे फ्लैट या छोटे घर में रहते हैं, आपके पास छत है छोटी सी, और अगर छत भी नहीं है छोटी सी, और अगर आपके पास छोटी सी क्यारी है और क्यारी भी नहीं है छोटी सी, अगर आपके पास सहन है छोटा सा, तो आप इस बड़ी ज़मीन से लेके उस छोटे सहन, उस छोटी क्यारी, उस छोटी छत पे क्या कुछ उगा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ तौफीक पाशा फार्म पे। कराची से कुछ ही फासले पे वसी वारीस रकबा, जहाँ पे मिलती है फ्रेश ऑक्सीजन, और फ्रेश ऑक्सीजन के साथ साथ नेचर के हसीन नज़ारे। मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ पे एक गिलहरी, एक तोता, एक मैना इकट्ठे बैठे हुए थे, मतलब इतनी
हम आहंगी कहाँ मिलती है। हम शायद कुदरत से बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन आज हम आपको नया दिन में कुदरत के इतने ही करीब ले आए हैं, तो उम्मीद है कि आज का ये फ्रेश सेगमेंट आप एंजॉय करेंगे। इतनी फ्रेंडली नेचर के साथ, इतना दोस्ताना ये जो माहौल बना हुआ है, और किसने बनाया है? वी हैव गॉट नन अदर देन, अब ये खेलता रहेगा, वी हैव गॉट नन अदर देन तौफीक पाशा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ठीक है, खैर से। प्लीज़ बैठे। सो तौफीक भाई, मुझे ये बताएं कि फ्रॉम द इंसेप्शन ये आइडिया आपके जहन में आया, कब से ये तमाम चीज़ें ग्रो कर रहे हैं? इज़ इट इनहेरिटेड, क्या पेरेंट्स से है, क्या है ये सारा? मेरा जो सिलसिला इस गार्डन में देखें, हम ईच इंसान जो है वो वक्त की जो चेन है उसमें एक एक कड़ी है, तो मैं भी इस गार्डन में भी एक कड़ी हूँ। और ये डेफिनेटली मेरे वालिदैन का शौक़ था और उन्होंने ये जगह ली। मैं स्कूल गोइंग था, यहाँ से वो शिफ्ट हो गए कराची शहर के अंदर से इधर, और मैंने अपनी स्कूलिंग आखिरी 2 साल यहाँ से किए। और मुझे ये ज़िंदगी सूट करती थी, मैंने बस रहता रहा। एक बड़े जगह से लेकर और एक छोटे गमले तक हम कैसे चीज़ें उगा सकते हैं, तो पहले ज़रा एक बड़े एरिया में चलते हैं। आइए जी, चलें, लेट्स गो। आइए। सो हम एक ऐसे एरिया में हैं इस गार्डन में जहाँ पे बड़े पैमाने पे सब्जियाँ लगी हुई हैं। सर तौफीक प्लीज़ मुझे बताएंगे आप अपने क्या क्या उगाया हुआ है? वैसे तो फार्म के स्टाइल से तो ये बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने जो कोशिश की है दिखाने की वो ये है कि जिस भी तरह की आपके पास जगह हो, तो अगर आपके गार्डन में थोड़ी सी जगह निकल रही है, आपके पास ज़मीन है, तो आप एक टुकड़े के अंदर क्या क्या नहीं उगा सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे तकरीबन देखें भुट्टा लगा हुआ है, केल है, ये गाजर लगी हुई है, पॉकचॉय है, चुकंदर है, ब्रोकली है, ये मूली अब ये पक गई है, इसमें दाना लग जाएगा, शकरकंदी लगी हुई है, फूल गोभी है, रॉकेट है, और बीच में कैक्टस का पौधा आया हुआ है, प्याज है, सलाद है, सोया है, मिर्चें हैं, पालक देखें, बेहतरीन पालक है, साइज़ देखें पालक, फ्रेशनेस देखें, और फिर बैंगन है। यानी आपके पास अगर ज़मीन हो तो आप अपनी सारी सब्जियां उगा सकते हैं। इस 1 मिनट से भी कम के वॉकिंग डिस्टेंस पे तकरीबन 10 से ज़्यादा जो है वो सब्जियां लगाई हुई हैं। ये भी टमाटर लगा हुआ है, वो गोभियाँ हैं, केल है, और टमाटर मेरे पास अभी तो फल पे नहीं आया है, इंशाल्लाह थोड़े अरसे में इसमें फल लगा हुआ होगा। 4 किस्म के मेरे पास टमाटर हैं। तो बेसिकली मैंने इस जगह में ये दिखाया है कि अगर आपके पास ज़मीन हो तो आप किस किस किस्म की सब्जियां जो है ना, और अगर मिसाल ले लें आपके पास उतनी बड़ी जगह ना भी हो, आपके पास सिर्फ इतनी जगह हो, तो ये देख लें, इसमें केल है, टमाटर है, गोभी है, वो भी टमाटर है, यानी एक इतने से एरिया में भी आप 4-6 किस्म की अपनी, यानी अगर आपके पास 400 गज का बंगला है तो आप यू कैन इजीली, नहीं जी, बहुत कुछ उगा सकते हैं। ज़रूरत होती है शौक़ की, कि आप शौक़ करें, बाकी सब खुद ब खुद हो जाता है। तो सर आप मुझे मैं आपको दिखाता हूँ, और जो एरियाज़ हैं उसमें मैं आपको तो अब हम मैक्रो से माइक्रो की जानिब आपको लेके चल रहे हैं। यानी वो लोग जिनकी छोटी सी छत है, जिनका छोटा सा सहन है, छोटी सी क्यारी है, वो किस तरह उगा सकते हैं? आइए। अब पहले कि हम वहाँ पहुँचे, आपने उसको बड़ा यूनिक सा नाम भी दिया है, वो नाम क्या है? देखें, ये मेरे वालिद लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, वो हमेशा कहते थे भाजी टेबल। वो भाजी और वेजिटेबल तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, तो वो भाजी टेबल वो कहा करते थे। अब ये देखें, यहाँ पर हमने ये गमलों में टमाटर उगी हुई है, ये ब्रोकली उगी हुई है, ये आइसबर्ग है। ओह वाह, मतलब आइसबर्ग जो कि महंगे महंगे बर्गर्स में हल्का सा पत्ता होता है। ये बैंगन लगी हुई है,
ये फिर और टमाटर है, ये आप गमलों में उगा सकते हैं। अब ये देखें, ये बीन्स हैं, फलियां हैं जी। ये देखें, ये फली उगी हुई है इसमें। अरे हाँ, और ये गमले में उगी हुई है। जबरदस्त। तो आपके पास अगर जगह ना हो तो कुछ तो जगह होगी आपके पास। अब आप ये देखें कि गमलों में हमने चीज़ें उगाई हुई हैं। अब मैं यहाँ पर ये भी आपको दिखा सकता हूँ कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गमले हो। आप ये देखें, मैंने रिसाइकल किए हुए हैं ये फ्रूट के पुराने क्रेट। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग फल लाते हैं सब्ज़ी मंडी से, क्रेट के क्रेट लाते हैं, ख़ुद भी खाते हैं, दूसरों में भी बांटते हैं, उसके बाद पेटियों को फेंक देते हैं। लेकिन पेटियों का सर तौफीक आपने क्या ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, ये बताया। और ये क्या क्या है ये इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सुआ लगा हुआ है। वाह, ये सुआ लगा हुआ है। मैंने कुछ ट्राई करने के लिए वो जो चना होता है वो लगाए हुए हैं। ये लहसुन लगी हुई है। वाह, और लहसुन लगी हुई है। उधर जो प्लास्टिक के क्रेट हैं उसमें आपको नज़र आएगा बंद गोभी है, फूल गोभी है, मूलियाँ लगी हुई हैं, चुकंदर है, पालक देखें, बेहतरीन पत्ते पालक के। और बड़े एरिया से लेके ये बड़े गमलों में भी उगे हुए हैं। और ये मतलब आपके घर में इतने छोटे पॉट की तो जगह होगी। बिल्कुल होगी। सर ये क्या हुआ भाई? और ये इसको चख के देखें। अरे वाह, इसको चख के देखें। इसको थाइम कहते हैं। थाइम, यस। ये गोश्त की सीजनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ी से लेके छोटी से छोटे पॉट में आप अपना खाना खुद उगा सकते हैं। अब वो लोग जिनके क्यारी है जिनके पास, और वो ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि हम क्या करें और इस क्यारी का हम क्या करें, तो इस क्यारी में हम कोई फवारा लगा देते हैं, इस क्यारी में हम कुछ कर देते हैं। तो सर ये एक छोटी सी क्यारी है, इट्स 12 बाई 6। जी बिल्कुल। अच्छा, तो सर इसमें हमने कौन कौन सी उगाई हुई हैं सब्जियां? अच्छा, इसमें वो ब्रोकली लगी हुई है। अच्छा, यहाँ मैंने मूंगफली लगाई है, प्याज है, ये मूली है, धनिया है, और इसी के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं मैंने। यहाँ पे लहसुन है, टमाटर है, धनिया है, मेथी है। और लोग बातें करते हैं, लेकिन ये देखिए जी, ये है पालक। ऐसी पालक आपको कहाँ मिलेगी? ओह वाह। इसको कहते हैं रिसाइकलिंग एट इट्स बेस्ट। सर तौफीक, ये क्या किया है आपने? ये बहुत पुराना साथ था इस कमोड का। और सारी बात है, चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टूट टाट गया तो हमने इससे बाहर निकाल दिया और रिप्लेस कर दिया, नया वाला लगा दिया। अब इसमें ये ऑप्शन थी कि इसको हम उठा के कहीं फेंक दें, डंप कर दें। तो डंप करने के बजाय मैंने इसके अंदर मिट्टी भर दी, कुछ पौधा लगा दिया। ये अभी रिसेंटली की है और ये इंशाल्लाह 6-8 महीने, साल भर में ये बिल्कुल ओवरग्रो कर जाएगा। एज अ नेचर लवर, एज अ गार्डन ग्रोवर, फ्रॉम मैक्रो लेवल टू माइक्रो लेवल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने माहौल को साफ रखें। पानी, बिजली, ये जो वसाइल हैं इनको सोच समझ के इस्तेमाल करें। खाना ज़ाया मत करें, दूसरे लोगों का ख्याल करें और कोशिश करें अपना खाना खुद उगाएं। हाँ, अपना खाना खुद उगाएं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और हम पहली मर्तबा नहीं आए, हम दोबारा भी आएंगे और आपके घर के अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। तो तौफीक पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुझे इसी बीच एक चीज़ और नज़र आ गई है। मैं कैमरामैन को कहूँगा पीछे जाएँ, चले जाएँ, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेंगे तो ये चीकू खा लेंगे जो मुझे मिला है। वैसे ये चीकू कच्चा है, अभी पका नहीं है, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि वो लोग जो महंगाई का अक्सर रोना रोते हैं
कि यार धनिया पिछले हफ्ते इतने का मिल रहा था, अभी देखो इतने का मिल रहा है, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, टमाटर इतने का मिल रहा था, इतने का मिल रहा है, अब क्या करेंगे। मेरे ख्याल से सोच को बदलने की ज़रूरत है, फ़िक्र को बदलने की ज़रूरत है और फ़िक्र को आज़ाद करने की ज़रूरत है, ऐसे कि आपकी फ़िक्र और सोच बुलंदियों तक जाए। अब मैं इस झूले में बैठ के पता नहीं कहाँ तक जाऊँगा, लेकिन मेरी तरफ से और तौफीक पाशा साहब की तरफ से यही पैगाम है कि अपना उगाएं, अपना खाएं, इस मैसेज के साथ कि बागों में पड़े झूले और ना तुम भूले ना हम भूले। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सनतें अब तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। एक सनत रियल इस्टेट की भी है जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, जिस जगह ऑनलाइन के नाम से एक कंपनी सामने आई है जिसका मकसद लोगों को बेहतरीन सहूलियात देना है। जगह ऑनलाइन ने बहुत ही कम वक्त में रियल इस्टेट की मार्केट में अपनी जगह बना ली है। इस कंपनी के बारे में जानने के लिए हमने मदऊ किया है जगह ऑनलाइन के CEO नौशाद रहमानी साहब को, जो कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और मुल्क से बाहर बहुत कामयाब बिजनेस कर चुके हैं, काफ़ी तजर्बे कार भी हैं। तो इनको हम वेलकम करेंगे, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा नौशाद साहब, ये तो ऑब्वियसली हमारे में है कि आप किस तरह काम करें, किस पैमाने पे। अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ करें कि जगह ऑनलाइन क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या आपके जहन में आया, कब से आपने स्टार्ट किया और अब तक क्या कुछ हो चुका है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जगह ऑनलाइन हमने 2017 में लॉन्च की थी। बहुत सारे चैलेंजेस हमने यहाँ पर फेस किए। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हमसे पहले जितने भी प्लेटफॉर्म थे वो क्लासिफाइड पे काम करते थे, जिसका मतलब ये कि एक बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्टी के मुतल्लिक जो है वो मिलती थी। उसके बाद आपने पिलर टू पोस्ट बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। अगर आपने कोई नया घर ख़रीदना है, प्रोजेक्ट ख़रीदना है, तो आपको इस बारे में एश्योरेंस नहीं है कि ये प्रोजेक्ट लीगली वायबल है या इसकी वैलिडेशंस हो चुकी हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज थी जो बिल्कुल भी कैटर नहीं हो रही थी एज एन एंड यूज़र। होम मेंटेनेंस सर्विसेज है। तो जगह ऑनलाइन को अल्हम्दुलिल्लाह इन कई सालों में हम इस स्टेज पर लेकर आए हैं कि ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डिजिटल ब्रोकरेज में प्रॉपर्टी बाय, सेल या रेंट कर सकते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। हम यहाँ पर 360 टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में पहली बार हमने इंट्रोड्यूस करवाई है कि आपको घर देखने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना नया घर ख़रीद सकते हैं या आप रेंट पे ले सकते हैं। इसी तरीके से आप घर बैठे जो है हैंडीमैन बुला सकते हैं, जैसे कि प्लम्बर है, टेक्नीशियंस हैं, AC टेक्नीशियंस हैं, बहुत सारी सर्विसेज 100+ सर्विसेज हैं जो आप अपने घर पे कॉल कर सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट्स कोई घर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट की हद तक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हम लोग एज ए कंसल्टेंट, एज एन एडवाइज़र आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से एरियाज़ में हैं, किस प्राइस पे आपको लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं वो आपके बजट से मैच करती है, आपके लाइफस्टाइल से मैच करती है। उसकी लीगल स्टेटस प्रॉपर्टी का या बिल्डर की ट्रैक हिस्ट्री या रिकॉर्ड क्या है अब तक का। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें तमाम चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओबियसली ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से बाहर अगर हम देखते हैं तो ये बहुत एडवांस लेवल पर हैं। बिल्कुल। तो लेकिन पाकिस्तान इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और हमारा लाइफस्टाइल अक्रॉस पाकिस्तान, स्पेशली अर्बन पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन वेरी सक्सेसफुल इन द लास्ट। बिल्कुल। अब आप जैसे लोग जब यहाँ पर इस तरह काम करेंगे और लोगों को इस तरह फैसिलिटेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें फिर इन्हेंस होंगी इंशाल्लाह और बढ़ेंगी भी। अच्छा सर, क्योंकि एक कंपटीशन का ये दौर है, उसमें आप अपनी वेबसाइट के थ्रू जो सोशल मीडिया से जुड़ी चीज़ें हैं वो किस तरीके से फिर आप डिलीवर करते हैं, कैसे उससे काम लेते हैं? जी देखिए, तकरीबन 70% इंटरनेट पेनिट्रेशन है पाकिस्तान में इंटरनेट की, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। आप इसको किसी भी वेस्टर्न मार्केट से कंपेयर करें तो हम लोगों को नॉलेज देते हैं उनकी रिक्वायरमेंट या प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म पे हमारे पास कोई 4-5 सर्विसेज हैं जो रियल एस्टेट के अराउंड जो है वो काम करती हैं। जैसे ई-कॉमर्स है फॉर एग्जांपल, आपको लेट्स से अपने ड्राइंग रूम के लिए सोफ़ा सेट लेना है, आपको फ्लोरिंग लेनी है या आपको सीमेंट लेनी है, तो वो चीज़ें भी हम जो है लॉन्च कर चुके हैं। तो एक कॉम्प्रहेंसिव, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको लेट्स से
घर बनाना और आपको सीमेंट का रेट नहीं पता, अगर आप जाएं ऑनलाइन तो आपको सीमेंट के रेट नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ेगी, बहुत सारे डीलर्स के पास रोड पे जाना पड़ेगा और फिर आपको पता चलेगा कि सीमेंट के ये रेट है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हम इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारी ऐप्स पे, हमारी वेब पे, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं और आप अपनी बजट, अपने लाइफस्टाइल से मैच करती हुई, अपनी रिक्वायरमेंट से मैच करती हुई चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म से ईजिली हासिल कर सकते हैं। ओके, सो द थिंग इज़ के एज सर वाज टॉकिंग, मैंने वो ऐप देख ली है एंड और मैं उसको जो है आई एम गोइंग टू, और ये ऐप आप भी देख सकते हैं, देयर यू गो, ये रही एंड देयर यू गो। तो अब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और जैसे ही ये इंस्टॉल होना शुरू होती है, मतलब शुरू हो चुकी है, जैसे होती है तो हम अब ज़रा ऐप भी, इस ऐप के अंदर भी जाके देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं। अच्छा, हाल ही में एक कमर्शियल भी लॉन्च हुआ, मैं ज़रा इस पर भी आपसे बात करना चाह रहा था। इसमें आपने अपने एजेंट और कस्टमर्स को नहीं बल्कि कई कंपटीटर्स को भी टारगेट किया है। व्हाट वाज ऑल अबाउट दैट? आइडियली देखें, जब कंपटीशन जो होता है किसी भी इकोसिस्टम को बेहतर करता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं एज ए कॉम्पिटिटर। जो भी हमसे पहले प्लेयर्स मौजूद थे मार्केट में, हमने उनसे बहुत सीखा है और हमने, जो भी न्यू कमर होता है उसको ये बात आइडेंटिफाई करनी होती है कि मैंने अपनी जगह कैसे बनानी है। तो हमने ये देखा कि वो सिर्फ क्लासिफाइड पे काम कर रहे हैं। देखें, डिजिटल इकोसिस्टम का मकसद ये होता है कि आपको एटलीस्ट आप जो चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपको घर बैठे मिल जाए और आप वहाँ तक पहुँच जाएँ। लेकिन अगर वो येलो पेजेस का स्टेटस है उसका और आपको सिर्फ एक नंबर मिल रहा है और फिर वहीं आपने पिलर टू पोस्ट जाना है, तो इसके ऊपर हमने बहुत साल मेहनत की है और हम उस गैप को इस तरह से फिक्स कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें जेन्युइन तरीके से हों। मिसाल के तौर पर आपके पास मिलियंस के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ ना हो, आपके पास भले फ्यू 100,000 हों, लेकिन वो वैलिडेटेड प्रॉपर्टीज़ हों, लीगली वाइबल हों और जो कस्टमर उनको देख रहे हैं वो उनको लेना अगर चाहें तो वो उनको जाके देख सकें। वो अवेलेबल होनी चाहिए वो प्रॉपर्टीज़। अगर वो अवेलेबल नहीं है आपके सिस्टम या प्लेटफॉर्म पे, वो बिक गई हैं या सोल्ड हो चुकी हैं, तो आपके सिस्टम से हट जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप वैल्यूबल टाइम, एनर्जी आप लगा रहे हैं, स्पेशली इन अर्बन पाकिस्तान, टाइम इज़ मनी, हम सब बिज़ी हैं, बहुत हैक्टिक लाइफ है, तो ऐसे में ये जो सिग्निफिकेंट पेन है अगर हम अपने कंपटीशन को लें तो आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी कंपटीशन नाउ एंड आई थिंक कि थिंग्स विल गेट बेटर प्रॉब्ली। इससे पहले कि सब आपसे सवाल करें, मैंने कर लिया है ऐप डाउनलोड, ठीक है, एंड शुरू में ही यू कैन बाय और रेंट विद अ फ्यू टैप्स, देयर यू गो, ठीक है, एंड देन यू मस्ट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। इसके अलावा एंड देयर इज अ ब्लॉग, अ गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें लिखा लेट्स गेट स्टार्टेड, आई एम गेटिंग स्टार्टेड, और तब तक अब आप सवा बिल्कुल, तब तक मैं ज़रा इसको सर्व करता हूँ, मज़ीद जो है वो जी इसको देख लें आप। अच्छा सर, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है लोगों का कि ये जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली वो सर्विसेज बहुत क्वालिटी सर्विसेज होंगी और जो हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो सर, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर बिजनेस? 2017 में मैं पाकिस्तान आया था फर्स्ट टाइम। ओबियसली मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बिज़नेस करने के लिए 2017 अप्रैल में मैं आया था फर्स्ट टाइम। हमने यहाँ पर कंपनी सेटअप की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हायरिंग शुरू की, फिर रिसर्च का काम स्टार्ट। तो ये पूरा 1.5 साल में इस पूरे फेज़ में हमारा गुजरा। बहुत चैलेंजिंग था टाइम। फिर 2018 में ये हमने ऑफिशियली अक्टूबर में इसको लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद जब हम मार्केट में गए तो हमें बड़ी थपेड़े लगी बहुत हमें लगा कि जो हम चीज़ें यहाँ लेकर आए, जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स के पास हमारी सेल्स टीम गई तो वो हमने देखा कि वो रजिस्टर पे जो है इन्वेंट्री लिखते हैं। उनको अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, इवन हाई स्ट्रीट्स पे भी आप जाएंगे कराची में, बहुत ही प्रीमियम एरियाज़ के अंदर भी, तो वहाँ पर रजिस्टर्स पे चल रहे हैं। रियल एस्टेट एजेंट के पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। खैर ये चीज़ें तो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं क्योंकि हम कोई रेगुलेटर नहीं है, बट हमने ये देखा कि आपके जो एंड यूज़र्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं रियल एस्टेट एजेंट मार्केट में कि कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे एक्सप्लेन करनी है चीज़ें। तो पहला साल 19 तो हमने क्लासीफाइड में ही गुजारा। सही, बिल्कुल। तो हमने रियलाइज़ किया कि हम कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे।
हम भी बाकियों की तरह एक क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ से हमने रीवैम्प स्टार्ट किया कि हमने ऐसा क्या करना है। तो फिर हम 360 लेकर आए हैं, फिर हमने 360 जगह 360। सर मेरा अगला सवाल यही था कि ये जो 360 है ये क्या है, इसका आइडिया कैसे आया और ये कैसे सर्व कर रहा है लोगों को? ठीक है, देखें, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई मेरी अपनी क्रिएशन नहीं है एज अ फाउंडर। ये दुनिया में बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट पाकिस्तान में नहीं थी। तो हमने कहा कि इससे हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, लोगों की लाइफ किस तरह आसान कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की और इसको जगह 360 का हमने नाम दिया इस वर्टिकल को। और उसको डिजिटल ब्रोकरेज में इसके थ्रू हम रियल एस्टेट एजेंट को हेल्प कर रहे हैं, हम रियल एस्टेट बिल्डर्स को हेल्प कर रहे हैं, और आप और मेरे जैसे जो सार्फिन हैं जिनको घर लेना या देना होता है किसी भी ट्रांसैक्शन में, उनको हम हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रियल एस्टेट एजेंट है वो एक प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए मेरा ख्याल है कोई 15-20 दफ़ा कस्टमर्स को या क्लाइंट को लेकर जाता है। तो जब अगर वो 360 हमसे शूट करवाता है तो उसका टाइम, पैसा, पेट्रोल, सारी चीज़ें सेव होती हैं। वो सिर्फ कस्टमर को लिंक भेजता है कि आप ये प्रॉपर्टी देख लें। प्रॉपर्टी देख लेने के बाद अगर कस्टमर को समझ में आए तो आप अपने एरिया से, अपने घर से उठ कर आएँ, अपना टाइम, पैसा, एनर्जी लगाएं। अदरवाइज़ यू से सिंपली कि जी ये जो है हमें प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही। इसी तरीके से जो लैंडलॉर्ड हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना होता है तो चाबी आपके पास होती है, और कोई अगर आपने नॉर्मली एक लैंडलॉर्ड कोई 15-20 एजेंट्स को प्रॉपर्टी देता है, बहुत मुश्किल होती है। और टाइम उसको दिन में कोई 40 कॉल आती हैं, और फिर उसके बाद वो कहता है जी चाबी दे दें, फिर वो चाबी भेजते हैं, फिर कोई देखता है। तो ये बहुत, मतलब ये हज़ारों साल पुराना तरीका है। हम बहुत पुराने दौर में जी रहे थे, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड लैंडलॉर्ड्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स हमारे पास डेली आ रहे हैं और साइन अप कर रहे हैं और दिस इज़ अ वैल्यू क्रिएशन जिसमें हम मोनेटाइज कर रहे हैं और एवरीवन इज़ मेकिंग गुड आउट ऑफ इट। सही। अच्छा सर, ये जो डिजिटल ब्रोकरेज है ये कोई इतना नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, तो किस तरीके से आप फिर देख रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, कितना बेनिफिशियल है, कुछ बताएं लोगों को? देखें, पाकिस्तान में जो डिजिटल ब्रोकरेज है, एज ए ब्रोकरेज, रियल एस्टेट ब्रोकरेज, तो जब से पाकिस्तान में जब से डिजिटल ब्रोकरेज का बुनियादी मकसद ये है कि अगर आप जो आपकी लॉजिस्टिक्स है या आपकी जो टाइम है जो आप ट्रैवल करते हैं या जो प्रॉपर्टी आप चाह रहे होते हैं, वो जो पेन है सिग्निफिकेंट, वो ज़ीरो हो गया है, एटलीस्ट जो जिस ट्रांसैक्शंस पे हम काम कर रहे हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि आप क्लासिफाइड पे नहीं हैं, आप वो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो उस वक्त तक लाइव होगी जब तक वो प्रॉपर्टी मार्केट में सेल या रेंट के लिए अवेलेबल है। जब वो प्रॉपर्टी अगर अवेलेबल नहीं है तो वो सिस्टम से ऑफ हो जाएगी, आपको अननेसेसरी इररिलेवेंट कंटेंट या लिस्टिंग नज़र नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपको जैसे आपको मिसाल के तौर पर किसी एरिया में मूव होना है, हम आपको उस प्रॉपर्टी की लिस्टिंग के साथ पूरा एरिया गाइड देते हैं कि यहाँ पानी की शॉर्टेज है, यहाँ पावर कट्स हैं, यहाँ गैस का प्रॉब्लम है, यहाँ स्कूल्स इतने हैं, मेन रोड का एक्सेस ये है, ट्रैफिक कंडीशंस ये है। क्योंकि हर एरिया में, जैसे कराची में हमारे पास 12 जोन है, हर एरिया का रिलेशनशिप मैनेजर होता है और उसकी बहुत कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग होती है कि वो आपको एक एक गली के बारे में आपको बताता है, एक एक एरिया के बारे में उसको पता होता है। अगर कोई शख्स कह रहा है कि जी मुझे मस्जिद चाहिए घर के करीब या इमाम बार का चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो वो ये भी बताता है कि इस एरिया में इतने प्लॉट्स अवेलेबल हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी है। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही दैट्स व्हाई ऑनलाइन इज़ द, और इसी पे अब जो है पूरी दुनिया आ रही है। नौशाद रहमानी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और यकीनन जो लोग घर देखने जाते हैं रेंट पे या बाय करने, उनके लिए क्या झंझट होता है उन्हीं को पता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे माशरे में खुशी का मौका हो या फिर गम की सूरत हाल, दोनों में ही कुछ रसूमात हैं जो अदा की जाती हैं और कुछ रसूमात बेजा हो जाती हैं। ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी,
अब बच्चों की शादी में वालिदैन कर्ज उधार करके सब कुछ लुटा देते। बिल्कुल, और ये वालिदैन किस तरह कर्ज करते हैं और अपने बच्चों की शादी करते हैं, और उसके बावजूद भी फिर जो दीगर जगहों पर शादियाँ होती हैं वो खुश नहीं होते हैं कि जी शादी में इंतजामात अच्छे नहीं थे, हमें अच्छा जहेज़ नहीं दिया गया। हत्ता कि किसी के इंतकाल की अगर हम बात करें तो इंतकाल पर भी अब बिरयानी खिलाने का रिवाज चल पड़ा है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेजा तकल्लुफात में नहीं पड़ते। स्वात के गांव वालों ने इन्हीं फरशुदा रसूमात के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद शुरू कर दी है। सबसे पहले इस पे हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन, उनकी रिपोर्ट देखते फिर आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे। स्वात के गांव खुजदुरुशखेला में रिवायात से बगावत, बेजा रसूमात से छुटकारे की मुहिम। अब शादी की हर तकरीब सादगी से होगी। ये आइडिया था साबिक सरकारी उस्ताद खादिमुल्लाह का। उन्होंने लोगों को आमादा किया और ज़ाबिते अखलाक बना दिया। तय हुआ बारात में गाड़ियों की तादाद कम होगी, निकाह पर सिर्फ खजूर या शरबत से तवाज़ु की जाएगी। मेहर और उरूसी जोड़ा इस्तिताअत के मुताबिक, जबकि वलीमा भी इंतहाई सादगी से होगा। हमारा पैगाम है कि इंशाअल्लाह हमारा निकाह आसान हो जाए, हमारे शादी आसान हो जाए, ताकि जो हमारी बेटियां, हमारे बहनें हमारे घरों में हैं, इनकी शादी हो जाए, और जो हमारे बेटे हैं, जो हमारे जो जवान हम है बग़ैर शादी की, इंशाअल्लाह आसानी की वजह से इनकी शादी भी आसानी से हो जाएगी। दुल्हन के घर वाले जहेज कम से कम करेंगे। आतिशबाजी पर भी पाबंदी लगा दी गई। शादी के बाद ईद या शब कदर का रिवाज भी नहीं होगा। दुल्हन वाले दुल्हा के घर वालों को किसी किस्म की नकदी या सोना नहीं देंगे। मैंने अपनी जेब से तकरीबन 1000 रुपये की खजूर लेकर और ये मस्जिद में लोग बुलाकर ये इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। लोग बहुत खुश हुए। ये हमारे पहली निकाह थी, इससे आगाज़ हुआ। इंशाअल्लाह इसके बाद अभी तक तकरीबन 15-16 निकाह इस तरह से हुए। गाँव वालों का फैसला है कि फौतगी पर उस दिन या 8वां और 40वें पर कोई खाना नहीं होगा। ये जो रसूमात फैलती जा रही हैं, ये एक दो से नहीं होगा। एक माशरती जो आप लोगों ने एक कदम उठाया है, इसी को स्टेप बाय स्टेप इसको रोकना नहीं है। आप लोगों ने इसको, हमने घर घर तक इस मुहिम को चलाएं। उलमाए किराम ने मुहिम को अहसन कदम करार दिया। रियासत से कानून साजी का मुतालिबा किया। इन रसूमात से आवाम भी तंग आ चुके हैं और आवाम खुद भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इस्लामी कवानीन के साथ साथ रियासत की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी पार्लियामेंट से ऐसी कानून साजियाँ करे जिसमें इन रसूमात के हौसला शिकन नहीं हो। ज़ाबिते अखलाक पर पाबंदी के लिए कोई पुलिस या फोर्स तो नहीं है, ताहम कमेटी के सरबराह मस्जिद के इमाम है। फरसूदा रस्म रिवाज के खात्मे के लिए गाँव दुरुशखेला से शुरू होने वाली आगाही मुहिम अब जिला भर में फैलाने के लिए गांव गांव और नगर नगर तहरीक चलाई जाएगी। कैमरामैन फरजन अली के साथ से शहाबुद्दीन, समा, स्वात। स्वात का ये गांव है कूजा दर शकीला, और यहाँ के लोगों ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी करने में आर महसूस करते हैं कि अगर हमने शादी में कव्वाली नहीं करवाई तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमारा कोई फौत हो गया और अगर हमने बीफ की बिरयानी नहीं करवाई तो शायद जो फौत हुए हैं अल्लाह माफ़ करे उनकी मग़फ़िरत नहीं हो पाएगी। बात करते हैं, हमारे साथ दो बड़े इम्पॉर्टेंट लोग मौजूद हैं। खादिमुल्लाह, जिनका ये तमाम तर आइडिया था, और फिर जो कमेटी बनी जो ये सब इम्प्लीमेंट कर रही है उसके तर्जुमान हबीबुल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया बख़ैर अगले खादिम हबीब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। खादिम साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आपने यकीनन पूरी ज़िंदगी इस तरह की रसूमात होती हुई देखी हैं। कब आपको ये ख्याल आया कि यार अब बस बहुत हो गया, अब गरीब जो बाप है उस पर मज़ीद बोझ जहेज़ का नहीं पड़ना चाहिए, अब अगर किसी के यहाँ फौतगी हो गई है या कोई भी दीगर चीज़ तो उस पर खाना खिलाने का बोझ नहीं होना चाहिए, कब आपको ख्याल आया? बहुत मेहरबानी जनाब फैसल करीम साहब, और तमाम सुनने वालों को हमारा सलाम, और साथ साथ सबा शेख को भी हमारा सलाम, मार्निंग शो के तमाम देखने वालों को। जनाब, दरअसल ये तो एक अरसे से जो रसूमात है हमारे, जो ना हमारे इस्लाम के साथ बराबर है, ना हमारे जो अपने कल्चर के साथ है उसकी भी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ कल्चर से हमारे यहाँ जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं।
तो इन रसूमात को शुरू ही से मतलब ये देखने में भी अच्छी नहीं है और जाहिर सी बात है मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन बाकायदगी से अनवर खान जो हमारे माजरत जो हमारे इस तहरीक के, इस सोच के, शऊरी आगाह मुहिम के वो बानी है बाकायदा, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को महसूस करके हमारे साथ शेयर किया और बाकायदा उस्ताद साहब जो हमारे मौजूद है, हमारे सरपरस्त आला है, इनके साथ मशवरा किया तो उन्होंने उस चीज़ को मज़ीद उसमें बेहतरी लाने की तजावीज़ दी। बाकायदा उसका मुसव्वदा तैयार हुआ, नुकात लिखे गए और हमने ये सोचा कि लोगों को ये शऊर दिया जाए कि एक चीज़ जो शादी एक नेमत है ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी नेमत है, हम इस नेमत को ज़ाया कर रहे हैं। हम मुश्किलात के खुद साख्ता मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और वो चीज़ें जो ना करने के हैं वो भी हम कर डालते हैं और लोगों पर बोझ डालते हैं। तो क्यों ना ये सोच दिया जाए कि इसको आसान बनाया जाए, इसको आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जाए ताकि उसके लिए शादी खुशी का संदेशा लेकर आए, न कि बोझ का, परेशानी का। और इतने बोझ के बावजूद, इतने बहुत सारे जहेज देने के बावजूद भी लड़की अक्सर फिर खुश नहीं रहती, इसलिए कि उसमें ये चीज़ें होती है कि वो एक लालच का अंसर होता है। तो क्यों ना हम खुलूसी दिल से इस चीज़ को सुन्नत समझ के इस तरह करें कि किसी पर बोझ ना हो, लड़कियों की शादी आसानी से हो। निकाह में जो इतने शाखर्चिया है क्यों हम करें, निकाह सीधी तरीके से क्यों ना करें। हम किसी अपने जो हमारे जरगा की जो जगह होती है जिसे हम हुजरा कहते हैं, हुजरे में बैठे, हुजरे से बेहतर इस्लाम में मस्जिद है, तो क्यों ना मस्जिद में जाके बैठकर जो आम लोग हैं उनको जमा करें, उनको शरबत खिलाएं, कुछ मीठा खिलाएं और निकाह हो। क्यों उसमें इतने दो मतलब हमारे कल्चर का आपको नहीं पता, हमारे निकाह में भी एक जोड़ा जो इस दुश्खेला में ही लोगों ने किया है, 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का एक जोड़ा एक दिन के लिए, एक वक्त के लिए। तो क्यों इतनी मुश्किलात में लोगों को डालें। तो ये हम इस सोच को हम लेकर चले। उस्ताद साहब ने हमारी जो रहनुमाई कर रहे हैं, साथ साथ में हमारे साथ इलाका मशरान की जो है भी उनका हेल्प या यूँ समझ लो कि बता दूँ कि उनका सपोर्ट शामिल है। उलमाए किराम है, मुफ्तियान किराम है, इंतज़ामिया भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लड़की वाले और लड़के वाले वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। इलाके में बहुत एक यूँ समझ लीजिए कि लोगों में खुशी की लहर जो है वो इससे आई है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं माशाअल्लाह। बिल्कुल, जो काम आप कर रहे हैं, जिस कार्य खैर में आप हिस्सा डाल रहे हैं, यकीन कीजिए आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि वाकई लोग इस सेंस में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब वो शादी करने का सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो वालिदैन पे आता है। फिर वो यही सोचते हैं कि एक दिन का खर्चा, फिर अगले दिन का खर्चा, कपड़ों के खर्चे, जहेज़ का खर्चा। तो बहुत ज़बरदस्त आप ये काम करें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जब ये आइडिया प्रेजेंट किया, आपने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो क्या लोगों का रिएक्शन था? लोगों ने आपका साथ दिया? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते कि ये तमाम चीज़ें सादगी से हों, उनको शौक होता है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करें, उनको शौक होता है कि उनकी जो शादी है वो हाईलाइट हो, लोग उसके बारे में बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको ये बता दूं कि हम ने अपने गांव से ये नहीं था कि कोई बड़ी तहरीक की बात थी। दरअसल हम अपने गांव से ही हमने स्टार्ट किया कि अपने अपनी फैमिलीज में बैठकर कम से कम हम तो ये कर सकते हैं कि एक बंदा अपने फैमिली का जो है उसको तो देख सकता है, तो क्यों ना हम अपने घर से स्टार्ट कर लेते हैं एक चीज़। मतलब निकाह है, निकाह इस्लाम में किस तरह शुरू से मतलब अगर हम देख ले अपने तसलसल में जाएं तो निकाह कोई मुश्किल चीज़ न शुरू से रही है। सहाबा किराम के दौर में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में न कोई मुश्किल चीज़ थी, न रही है जो हमने मुश्किल बनाया। हमने कहा कि इस्लाम में इतनी सादगी है तो क्यों ना हम इस्लाम को, मुसलमान है तो इस्लाम को क्यों ना फॉलो करें। तो सादगी से निकाह हो, एक मुश्किल यहाँ से हल हुआ। फिर जब शादी हो तो शादी में बारात में इतनी गाड़ियों की क्या ज़रूरत है, सारी रात जो है पटाखे फोड़ने की क्या ज़रूरत है, और शम्मे वगैरह लेकर आने का एक रिवाज हमारे यहाँ कल्चर में दाखिल हो चुका है। तो ये क्यों हमारे यहाँ मतलब इस मुश्किल को क्यों ना हम निकाल लें। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ जब हमने बात की तो हमने शुरू किया, अपने मस्जिद के इमाम के पास जाकर गए मस्जिद में जुम्मे के दिन कि आप इन लोगों को ये बताएं कि शाखर्चिया जो गैर ज़रूरी है, जो मुबज़्ज़िरीन में आते हैं, जो इसराफ में आते हैं, उसको कम किया जाए। और फिर उनसे फिर मशवरा किया कि क्यों ना हम कुछ लिखे। फिर ये उसूल जो हमने मुरतब किए हैं, बहुत सारे उसूल जो है वो उस्ताद साहब आपको बता देंगे जो मुस्तफ़िद। अच्छा, मैं हबीब भाई अब यही बात खादिम साहब से अगर मैं बात करना चाह रहा था। खादिम साहब,
एक तो बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो उसूल और ज़वाबित हैं जो आप लोगों ने तय किए वो भी बताइएगा, लेकिन मैं चाहूँगा आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ, आपने कुछ ऐसा देखा कि फिर आपने सोचा कि यार अगर कोई नहीं उठता तो सबसे पहले मैं उठता हूँ इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़? जनाब फैसल करीम और सबा शेख साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लड़कों को देखा है कि वो शादी न होने की वजह से खुदकशी करने पर मजबूर हो गई। मैंने ऐसे बेटियों को भी देखा है जो शादी न होने की वजह से वो भी ज़हनी परेशानी की शिकार हो गई है। हमारा जो आगाही मुहिम है ये निकाह शादी गम को आसान बना दो, माशरा को खुशहाल बना दो, ये हमारा इस्लाही प्रोग्राम है। लोग मानेंगे हम खैर मकदम करेंगे, न माने तो भी हमारे मुसलमान भाई है। हम इसके लिए हमारे पास कोई चारा नहीं, हम तो दरख्वास्त करते हैं, हम लोगों को दरख्वास्त करते हैं कि निकाह शादी गम को आसान बना दो, मुआशरा को खुशहाल बना दो। इंशाअल्लाह हमारा निकाह आसान हो जाए, हमारी शादी आसान हो जाए, हमारे गम आसान हो जाए, तो इंशाअल्लाह हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो बेटियां हैं जो बगैर शादी के है, क्योंकि इनके पास दौलत नहीं है, रकम नहीं है, तो बगैर शादी के हमारे बेटियां जहनी शिकार हो रहे हैं, हमारे बेटे खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं, वो हम नशियात के आदी बन चुके हैं। मैंने माहौल पर नज़र रखा, अपने दिल में पहले सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे बच्चे और बेटे, हमने खुद अपने ये गलत रसूमात खुद साख्त बनाए हैं, ना हमारे पाकिस्तान के कानून में है और ना हमारी शरीयत में है, खुद साख्त कवानीन बनाए हैं। निकाह में हमारे तकरीबन 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का खर्चा आता है। इसी तरह हमारा शादी में यानी 20 तोला सोना से लेकर 70-80 तोला सोना तक हमारा यानी ये लगता है महर होता है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरतों में बेहतरीन औरत वो है जिसका महर कम हो और हुस्न व जमाल ज्यादा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ी अज़वाज मुतहरात का महर 10 दिरहम से ज्यादा न थी और साहिबजादियों का महर 400 दिरहम से ज्यादा न थी। ये कीमियाई सआदत में सफ़हा नंबर 230 पर लिखा है। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह को मशहूर करो और निकाह मस्जिदों में करो। निकाह और इसकी ये भी फरमा है निकाह के बाद खिबर बजाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर के छत पे वहाँ पे डिग लगा के और सारी रात लोगों को मुश्किलात में डाले, इसका तो यही मतलब नहीं है। निकाह और शादी जो होता है इसका खुशहाली तो घर में होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं रात को फायरिंग होती है और जो शादी का घराना होता है उसमें कोई आदमी लग जाता है तो शादी का घराना गम में बस गम वहाँ आ जाता है। हम कहते हैं कि शादी निकाह गम को आसान बना दो। हमने अपने गम को भी उसमें हम खुशियाँ मनाते हैं। गम में हम बहुत से ऐसे खाने पकाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, बेकरी लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। खादिमुल्लाह साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि शादी और गम को आसान बना दो, तो वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो वो प्रॉब्लम भी उसके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिर दीगर इंतजामात करने पड़ते हैं। अच्छा, आप जो बता रहे हैं अभी, आपने जब से ये उसूल लेकर आए हैं और ये एक आप लेकर चले हैं इस प्रोग्राम को, तो ये बताएं कि इस मुहिम के बाद से कितने गांव ऐसे हैं जहां पर ये चीज़ स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, और दूसरा कितनी ऐसी शादियां हुई हैं जो वाकई सादगी से एक सुन्नत तरीके के साथ हुई हैं? सबा शेख साहिबा, हमने इसी गांव में ये प्रोग्राम शुरू किया था। ये गांव वाले हमारे सब बहन भाई है और हमारा एक ही खानदान है। तो गांव में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अभी तक निकाह हुए हैं और जो हमारी शादियां हो गई है वो सादा सा तरीके से वो यानी शादी हो गए हैं। यानी लोग बहुत खुश हैं हमारे गांव में। ये देखकर हमारे पड़ोस के इर्द गिर्द गाँव ने लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने हमें दावत दी कि भाई हमारे इलाके में आ जाओ, हमारे गांव में भी ये राइज करो। ये तो बहुत अच्छा इक़दाम आपने उठाया है। तो इंशाअल्लाह ये हमारी कोशिश है। लेकिन हमारे जो तहरीक हमने शुरू किया ये इस्लाही तहरीक है, ये किसी पर जबर और जोर नहीं है। लोग माने तो हमारे भाई हम खैर मकदम करेंगे, न माने तो हमारे भाई मुसलमान भाई है।
तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। लोग हम ये अक्सर बुलाते हैं, हम जाते हैं, हम इनको समझाते हैं कि भाई शादी निकाह और गम को आसान बना दो और माशरे को खुशहाल बना दो। ये हमारा मुहिम है इंशाअल्लाह ताला। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये हमारा जो ये इस्लाही प्रोग्राम है गांव-गांव में लोग पसंद करते हैं। और इंशाअल्लाह हमारे गांव में भी एक शादी अभी हुई है, वो सादा तरीके से हुई। इस सादा तरीके से हुए, इसमें फायरिंग नहीं हुई, क्योंकि रात भर लोग फायरिंग करते हैं और जब बारात जाती है तो गाड़ियों का बहुत बड़ा लंबा जुलूस इसके साथ जाते हैं और सड़क को ब्लॉक करते हैं। हमारे बस लोग परेशान हो जाते हैं। यकीनन ये लोगों के लिए भी परेशानी होती है जो शादी कर उनके लिए भी। आखिर में हबीब भाई मुझे ये बताएं, यकीनन हमने शादी ब्याह के हवाले से तो काफ़ी बात की, इस सेगमेंट का इख्तिताम मैं इस चीज़ से करना चाहूँगा। मैंने पर्सनली देखा है ऐसे घरों में जहाँ फौतगियाँ हो जाती हैं, वहाँ अंदर जो है लोग रो रहे होते हैं, अज़ीज़ व क़ारिब जो है वो बहुत जो है वो आंखें नम होती हैं उनकी। बाहर बैठ के लोग ये कह रहे होते हैं कि यार एक प्लेट और ज़रा बिरयानी ले आना, इसमें बोटी नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप स्वात के इस गांव से बैठ के उन सारे लोगों को पैगाम दें कि खुदारा आपके अपने भी अज़ीज़ व क़ारिब हैं, उन्हें भी एक दिन जाना है, तो हम क्यों ना इस फरसूदा और इस जैसी कई फरसूदा रसूम को ख़त्म करें। जब भी यहाँ पर आएँ तो नेक नियति के साथ ऐसी महफिल में आएँ और दुआ देकर जाएँ, ना कि ये कि वो बोटियाँ मांग के जाएँ। हाँ जी बिल्कुल जनाब फैसल करीम भाई, जैसे ये जो हमारा शऊरी प्रोग्राम है, इस तारीख का नाम भी गम खाजी तड़ुन तहरीक पश्तो में, जिसमें उर्दू में है कि शादी ब्याह और खुदगी के लिए कुछ उसूल ज़वाबित। तो दरअसल हमारे जो कल्चर में ये मैं बता दूं कि जो समाज में मुख्तलिफ कल्चर सराहियत कर चुके हैं, तो शादी भी हमारी मुश्किलात का शिकार, उसमें भी गलत रसूमात और फरसूदा रसूमात। इस तरह फूदगी में भी है। फूदगी का तरीक़ाकार ये होता है कि जिस घर में मैयत होती है तो जाहिर सी बात है वो उस पर गम है, उस फैमिली पर। सबको चाहिए कि उसके लिए उसके साथ हेल्प करे और उनके लिए मुश्किलात ना बनाए बल्कि उनकी मुश्किलात को आसान बना दे। ये तरीक़ाकार है और 3 दिन का रिवाज है कि लोग दुआ के लिए आते हैं। अब तरीक़ाकार ये होता है कि दूर दराज के तो छोड़ दे, अपने गांव के सब अक्सर फैमिलीज आकर उस गम के घर में बैठ जाती है और उनके लिए फिर वो शिकवे भी करते हैं कि बूटी सही नहीं मिले 10-12 दिन तक, अच्छा मिठाइयाँ भी सही नहीं थी, अच्छा नमकदारे वगैरह ये दालसे वगैरह भी मज़े के नहीं थे। तो ये तो और भी गम के घराने पर बोझ डालने की मुतरादिफ है। और हमारा तो ईमान ये है हम हैसियत मुसलमान कि हम अपने जो गमगीन लोग होते हैं उनके साथ हेल्प करें, उनकी मुश्किलात आसान बना दें। तो हमने भी यही आवाज़ उठाई है कि गम के घर में चाय मिठाइयाँ वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी, ये नहीं होनी चाहिए, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अच्छा बड़ी बड़ी बूटियों का मुतालिबा नहीं करना चाहिए, ये भी नाइंसाफ़ी है। गम के घर में ज़्यादा बैठना भी ज़रूरी नहीं, आना फातिहा करना दुआ करना और चल के निकलना चाहिए। जो दूर के लोग हो वो चाहे कहीं जाकर कहीं होटल में खा ले तो बेहतर होगा, न कि गम के घर वालों को मुस्तकिल तौर पे कि दोपहर में ये नहीं दिया, शाम में ये नहीं दिया। तो ये वैसे फितरत के भी बरखिलाफ है, इंसानी फितरत। इस पे अब आप लोग जो काम कर रहे हैं हबीब भाई और खादिम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये भी आपने आवाज़ उठाई है और यकीनन ये उन लोगों के लिए भी पैगाम है कि शायद जिनके अपने घर में बिरयानियाँ नहीं बनती लेकिन फौतगी वाले घर में जाके वो बिरयानी का तकाजा करते हैं, ये उनके लिए भी बहुत क्लियर पैगाम है। और उन लोगों के लिए भी कि जो किसी की बच्ची किसी के बेटे की शादी में जाके वो पहले दुल्हन और दूल्हे में नुक्स निकालते और फिर कहते हैं कि खाना पहले ड्रेस के अंदर शरारा कहाँ से लिया था, अच्छा ये आपने शेरवानी कहा। बराए मेहरबानी इन फरसूदा रसूमात को ख़त्म करें। एक गांव से इस चीज़ का अगर आगाज़ हुआ है तो ये पूरे शहर में भी क्यों ना फैले। जिगर की पैवंदकारी, अब इसके लिए भारत या किसी और मुल्क जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि गंबट के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये सहूलत मौजूद है। बिल्कुल, गंबट लीवर ट्रांसप्लांट ने 550 जिगर ट्रांसप्लांट करके दुनिया में तारीख रकम कर दी है।
गंबट ने सिंध हुकूमत की मदद से गरीब मरीजों के लिए मुफ्त ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर लिए हैं और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर गेम्स डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले सर बहुत सारी एप्रिसिएशन सर, बहुत सारे कांग्रेट्स आपके लिए कि आप ये काम कर रहे हैं, मुफ्त इलाज कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट जैसा काम जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, एक ऐसी सर्जरी जिसका करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कई प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये काम बहुत बखूबी अंजाम दिया है। जी सर, क्या कहेंगे इस पे आप? जी अब लिवर ट्रांसप्लांट जो जिगर की पेवंदगारी है तो बड़ी मुश्किल, लेकिन इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और देखें हमारा गंबट जो है एक छोटा शहर है और ये तहसील है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिवीज़न नहीं है और बिग सिटी भी नहीं है। तो इसमें जो ये जिगर की पेवंदगारी करना लिवर ट्रांसप्लांट बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने ये तैयार कर दिया था। तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट इधर गंबट में करना है और करके दिखाना है। तो मैंने पहले ट्राई किया जर्मन को, तो उन जर्मन टीम को मैं 2 साल के लिए इधर लेके आया गंबट में। ये भी एक बड़ा काम था। तो जर्मन फॉरेन जो डॉक्टर्स थे वो आए रहे हमारे पास, इस्टेब्लिश किया, बनाया, हमारा आईसीयू बनाए, ओटीज बनाए और प्लेटफार्म रेडी किया। फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो हमने अपनी टीम 7 साल लगा दी थी, वो ट्रेन की, और अभी 100% पाकिस्तानी टीम है। और उसमें हमारे डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशल सर्जन्स जो हैं, वो हमारे चारों फ्रांस के हैं। आप देखें बलूचिस्तान का भी एक डॉक्टर है मेरे पास, सवात का भी है, उसमें इस्लामाबाद का भी है, लाहौर में भी का है, हमारे पास सिंध का भी है, वो सबके। तो सब ने बैठ के शुरू किया और माशाल्लाह आज हम 550 लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत कामयाब तरीन प्रोजेक्ट था हमारा, और वो सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, हमें पूरी सपोर्ट किया। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, हमारी मिनिस्टर साहिबा थी, और ख़ुद जो है पॉलिटिकल वो उनकी विश थी। तो ये लिवर ट्रांसप्लांट हमारे सिंध में शुरू हो जाए, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो सारी फंडिंग उन्होंने की, फंडिंग नहीं होता तो हम नहीं कर सकते थे। और आपने देखा जो छोटा शहर है, सब चीज़ जो है ना हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है जी। कराची से सब चीज़ मिलती है, तो आप समझ सकते हैं तो कितना ये डिफ़िकल्ट टारगेट था हमें, लेकिन हमने अचीव कर दिया। तो 550 हमने फ्री ऑफ कास्ट। आप देखें ये कहीं भी पाकिस्तान में फ्री ऑफ कास्ट नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो सक्सेसफुल नहीं जा रहा था कहीं भी। हमारे 2 ट्राई किए कराची में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। लेकिन गंबट में हमने करके दिखाया, और आज ये मैं कह सकता हूँ तो ये पाकिस्तान क्या कहीं वर्ल्ड में, सारी आप देखें दुनिया में, ये फ्री ऑफ कास्ट कभी नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा कास्टली प्रोसीजर है। हम तो गरीब कंट्री हैं और हमारे लोग बहुत गरीब हैं, तो वो अफोर्ड भी नहीं सकते। बड़ा में भी जो होगा ना 50-60 लाख करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ये और करोड़ तक पहुंच जाता है। तो ये मैं तो कहूँगा सिंध गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था और इन्हें हमें इनकरेज किया। अच्छा, हम कर गए। डॉक्टर साहब, आपने यकीनन एक तो काम भी बड़ा ज़बरदस्त, दूसरा ये कि जैसे कि आप खुद बता रहे हैं इट्स वेरी टिपिकल प्रोसीजर, और इसमें जो कॉस्ट है इसकी वो बहुत ज़्यादा है। अब मुझे ये बताइएगा कि फ़ंडिंग कहाँ से आती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत की है कि वफाकी हुकूमत की है, कि इसमें कुछ NGOs भी शामिल हैं? ज़रा ये बताइए। नहीं, ये प्योर ही सिंध गवर्नमेंट का है। कोई NGO इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और टोटल सिंध गवर्नमेंट की बजट है। और ये लिवर ट्रांसप्लांट अकेला नहीं है हमारे गवर्नमेंट में। वो मैं कहता हूँ ना, ये सारी बेसिक जो चीज़ें हैं, प्राइमरी से लेके सेकेंडरी से लेके टर्शरी और स्पेशलाइज सर्विस हम कर रहे हैं। तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप अगर देखेंगे कभी आके तो ये छोटा नहीं इंस्टीट्यूट बन गया। मेडिकल कॉलेज हमारे साथ है, तो ये बड़ा इंस्टीट्यूट सिंध गवर्नमेंट करिए। और मैं कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने तो इतना अच्छा काम किया है। अभी आप देखें जहाँ भी ये उनकी पॉलिटिकल जहाँ भी अनाउंसमेंट करते हैं तो ये बताते हैं, तो बिग गिफ्ट हमने बना के दिखाया है पाकिस्तान में। वाकई मैं उसका शायद अप्रूव करता हूँ। तो वाकई सिंध गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट बनाया
इसी तरह से कार्डियोलॉजी का भी उसने बनाया है, NICD का। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। और फिर हमारी टीम जो है जो काम कर रही थी, क्यों आजकल टीम भी बड़ी, अगर फंड तो हो जाते हैं लेकिन टीम नहीं होती, ये काम नहीं हो सकता। तो एक हाथ से ताली नहीं बजी, दो हाथ से बनती है। गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड किया और हमने इसको आगे चला के दिखाया। अभी तो गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इसकी कोलैबोरेशन अदीब रिजवी के जो इदारा है उसके साथ भी है, SIUT? नहीं, हमने सेपरेट, क्योंकि ये मैं बता जाऊँ तो हमें 3 लोगों को ये लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोजेक्ट दिया गया था। एक SIUT को दिया गया था, एक डो यूनिवर्सिटी को दिया गया था और तीसरा हमें दिया गया था। तो हमारा किसी से वो एफिलिएशन नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है, हमारा सेपरेट बना हुआ है और हमने इंडिविजुअली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये सारा सिस्टम किया। और आप इसको क्रेडिट दें तो छोटे शहर में और किसी के साथ मिलके हमने काम नहीं किया, हमने अकेला काम किया। ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल एक बड़ा इनिशिएटिव लेके आपने ये काम वाकई करके दिखाया है। तो सर ये बताइएगा कि जो हेपेटोलॉजिस्ट हैं आपके पास, जो डॉक्टर्स हैं, आपकी जो टीम है, वो कहाँ से है, उनके बारे में कुछ बताइए। आप देखें, हमारा जो सीनियर सर्जन है डॉक्टर डोगर, वो हमारा ये है पंजाब का। और उसके बाद सेकंड जो हमारा सर्जन है वो है कोटा का, बलोच है। और उसके बाद कुछ हमारे इस्लामाबाद के लोग हैं सर्जन्स, और हमारे 4 तो सिंध के सर्जन सिंह के लिवर ट्रांसप्लांट के। और हेपेटोलॉजिस्ट भी जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं वो भी हमारे सिंध के भी हैं और पंजाब के भी हैं। तो ये कंबाइंड टीम बनी हुई है और हम और ट्रेन कर रहे हैं। अभी जैसे फ्रंटियर के हमारे 2 डॉक्टर्स हैं, वो ट्रेंड हो रहे हैं। पंजाब से हमारे 2 डॉक्टर्स वो भी हमारे पास ट्रेन हो रहे हैं और सिंध के हम और ट्रेन कर रहे हैं। हमें मल्टीपल टीम्स बनाया। अभी हमारी पहले एक टीम थी, अब दूसरी टीम ने बनाई, अभी तीसरी टीम बन चुकी है। तो क्यों हम अभी क्या करते हैं, हम दो ट्रांसप्लांट करते हैं एक दिन में, अल्टरनेट पे। अभी तीसरी टीम बन गई हमारी। अभी 3 तो रश बहुत बढ़ गई है क्योंकि ट्रांसप्लांट के बहुत लोग हैं लिवर के। वरना अगर 2-3 महीने में नहीं इलाज मिले, सर्जरी न हो, ट्रांसप्लांट न हो, तो बेचारे वो मिजरेबल लाइफ होती है उनकी और डेथ हो जाता है। ये लाइफ सेविंग सर्जरी है। और ये तो हर जगह देखें, पाकिस्तान में ऐसे सेंटर्स हर जगह बनने चाहिए। हर ब्रांच में, जैसे पंजाब में हमें 2 बनने चाहिए, बड़ा सूबा है हमारा। सिंध में 2 बनने चाहिए, एक बलोचिस्तान में बनना चाहिए और एक पेशावर में बनना चाहिए, आज़ाद कश्मीर में बनना चाहिए। और हमारे पास सारे लोग, सारे पेशेंट्स और पाकिस्तान से आ जाते हैं और बाहर से भी आते हैं, अफगान से आते हैं, मिडिल ईस्ट से भी हमारे पास लोग आते हैं। जी बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब बाहर से भी लोग यहाँ पर गिम्स आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। वरना हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिकली ब्राज़ील, अमेरिका या फिर दीगर कंट्रीज़ में तो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में वाकई ये बड़ी खुशाइन बात है। सर ये बताइएगा कि आप तो क्योंकि मुफ्त कर रहे हैं ट्रीटमेंट, लेकिन ओवरऑल ये ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आ जाता है? एक शख्स जब ट्रांसप्लांट का सोचता है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, तो इसका खर्चा कुछ आप बताइएगा कि कितना आता है? देखें, ये ऑपरेशन जब करते हैं तो ड्यूरिंग ऑपरेशन जो खर्चा 40 लाख के लगभग आ जाता है। बाकी बिफोर होता है, फिर आफ्टर मेडिसिन हमको लेनी पड़ती हैं, तो ये 60-70 पे चला जाता है, लाख पे। आप समझें, एक बंदा है गरीब है, जिसकी कोई पे अगर तनख्वाह भी लें 25,000, 20,000, 30,000 लोअर क्लास की होती है, और आप समझती हैं तो अफोर्ड कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो क्या है, फिर उसका तो जान जाने वाली बात होती है। और ये बड़ा जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन हैं, ये गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। आप मिडिल क्लास के, जैसे मैं हूँ, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता अपना लिवर ट्रांसप्लांट कहीं किससे कराऊँ फ्री में, अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास तो हाई पावर्टी बहुत है हमारे पास। वैसे मिडिल क्लास भी बहुत, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वाइट कॉलर भी अफोर्ड नहीं कर सकता ये बड़ा ऑपरेशन। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो करनी चाहिए। तो मैंने यही किया, मैंने गवर्नमेंट को कहा जी ये कोई नहीं कर सकता, आप ही आए आगे। और गवर्नमेंट ने हमारा कन्विंस हो गई और उन्होंने सारी फंडिंग की, अभी भी कर रही है और अभी भी हमें सपोर्ट कर रहा है। सही। और हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो 550 जिन मरीज़ों का ट्रांसप्लांट हुआ है,
क्या उनकी एज ब्रैकेट थी? दूसरा ये भी बताइएगा कि जब ये हो जाती है सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट तो इससे जो स्पैन ऑफ लाइफ है वो कितना बढ़ जाता है एक पेशेंट का? वो नॉर्मल लाइफ हो जाती है। आपको पता है लिवर का तो ये है, तो जब आफ्टर ट्रांसप्लांट वो नॉर्मल बन जाता है, उसमें रीजनरेटिव पावर इतना कुदरत ने दिया हुआ है तो वो ओरिजिनल लेवल पे आ जाता है। किडनी में से नहीं होता, किडनी ट्रांसप्लांट में वो लिवर किडनी निकाल दी और होता है वो तो वही किडनी रहती है ना, एक रहती है। इसमें तो नॉर्मल उसकी कैपेसिटी बन जाती है, नॉर्मल फंक्शन हो जाता है। और ये हम मोस्टली अंडर 60 तक करते हैं, क्योंकि अबव के तो हम ज़्यादा हमें तो सूट नहीं करता। लेकिन अब जब भी अगर खुदा ना खासा लाइफ सेव करनी है उसकी भी, उसको रहने का हक है तो उसका भी कर लेते हैं, क्योंकि उसको भी रहने का हक है। ये नहीं तो उसको हम कह दीजिए आप एज 60 से ऊपर हो गए हम नहीं करेंगे, ये भी नहीं। हम देखते हैं अगर फिजिकल फिट है तो उसका भी कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और हाई बड़ा इनिशिएटिव है जो कि गिम्स से लिया गया है। और फैसल, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इतनी सर्जरीज़ की हैं और मुफ्त सर्जरीज़ की हैं। मेरे ख्याल में जो लोग हैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना महंगा इलाज हमारे पाकिस्तान में गंबट में हो रहा है।